हेलो एवरीवन। आज की हमारी इस क्लास में मैं आपको फॉर्म के बारे में बताएंगे कि जो कार्यालय में छपे हुए फॉर्म इस्तेमाल किए जाते हैं उन फॉर्म की क्या उपयोगिता है और इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ज़रूरत क्या है, कब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इस टॉपिक पर आज हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉर्म से आपका क्या अभिप्राय है, तो परिभाषित करते हुए इसकी विशेषताओं, इसके महत्व का उल्लेख कीजिए। तो आपको बताना है क्योंकि कार्यालय में बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस ऐसी होती हैं, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स होती हैं जिनके लिए हमको फॉर्मों को चिन्हित करना पड़ता है, फॉर्म बनवाने होते हैं और उन्हीं फॉर्म के ऊपर हम उस लाभार्थी से सूचनाएं प्राप्त करते हैं। उस सूचनाओं को हम उसमें जो हमको उस योजना से संबंधित सूचनाओं की जरूरत पड़ती है। तो आप सभी ने भी कई प्रकार के फॉर्म अपने अब तक के जीवन काल में देखा होगा कि कई प्रकार के फॉर्म से आप गुजरे होंगे जिनको आपको फिलअप करना पड़ा होगा। तो क्यों पड़ती है हमको फॉर्मों की फॉर्मों की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये आपको थोड़ा सा बताना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो है कार्यालय फॉर्म। ठीक है, जो कार्यालय फॉर्म होते हैं वो फॉर्म के बारे में आपको बताना है कि कार्यालय फॉर्म का क्या उपयोग है। अच्छा, ये फॉर्म होता है तो आगे फॉर्म ये इंग्लिश शब्द है, तो इसकी बात करें तो इसको हम बोलते हैं प्रारूप। ठीक है, क्योंकि यह किसी चीज़ का एक प्रारूप होता है, उस प्रारूप पर जो बना रहता है हमको उसी के अंतर्गत इंफॉर्मेशन देनी होती है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कागज पर अंकित प्रश्नों का एक सेट जिसमें निर्धारित स्थान पर हमको उचित सूचना भरनी होती है। ऐसे प्रश्नों के सेट को, ऐसी आकृति को हम फॉर्म कह सकते हैं। आकृति को हम फॉर्म कह सकते हैं। आपने देखा होगा फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ प्रश्न ही होते हैं, प्रश्न होते हैं और हमको उसमें अपनी जो पूछा गया है उसका आंसर देना पड़ता है। लाभार्थी का नाम आकाश, पिता का नाम श्री सतीश कुमार, डेट ऑफ बर्थ 21 जुलाई 2002। इस प्रकार से हम उसमें डिटेल फिलअप करते हैं और फिलअप करने के पश्चात सबमिट कर देते हैं। तो सिर्फ उसमें क्वेश्चन होते हैं और हमको आंसर देने पड़ते हैं। तो फॉर्म क्या होते हैं, फॉर्म सूचनाओं को संकलित करने का एक माध्यम होता है। संकलित करने का एक माध्यम होता है जिसमें वांछित सूचना निर्धारित स्थान पर
निर्धारित स्थान पर लिखी जाती है। ठीक है, जिसमें निर्धारित सूचना से संकलित करना तो इकट्ठा करना एक माध्यम है, इसमें सूचनाएं इकट्ठा करते हैं। जिससे तो सूचनाएं इकट्ठा, और इसमें क्या है कि वांछित सूचना मतलब जो चाही गई है, जो अपेक्षित है, उसको हम कहते हैं वांछित। वांछित मतलब है जिसकी जरूरत है, जो चाही गई है, जो मांगी गई है। तो उस मांगी गई सूचना को हम उसके लिए स्थान निर्धारित होता है, वहाँ पर लिख दी जाती है, फिक्स रहता है सब कुछ, और आपकी सूचना संकलित हो जाती है। तो ऐसे प्रारूप को हम, ऐसे फॉर्मेट को हम फॉर्म या प्रारूप कहते हैं, है ना। इसको कार्यालय प्रारूप के नाम से भी जाना जाता है। तो कार्य आप देखते हैं कि इससे क्या होता है कि जो कार्यालय का कार्य है उसमें शीघ्रता आती है। शीघ्रता आती है क्योंकि जब कुछ मान लो पहले फॉर्मेट जब नहीं होते थे, कभी ऐसा भी हुआ होगा कि नहीं होते होंगे फॉर्मेट, है ना, तब क्या लोग करते होंगे, उससे रिलेटेड सूचना कागजात मांगते होंगे। अब हमको जैसे कहीं पर कुछ भरना है, फिलअप करना है, फिर देखो उसमें ढूंढनी पड़ती है। इसमें क्या है कि एक क्रम में लिखा हुआ है। हाँ, अब क्या करते हैं कि जैसे कोई, अब तो सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, लेकिन जब क्या करते हैं, पहले फिर भी फॉर्म भरवाते हैं। फॉर्म भरो, फॉर्म भरने से क्या होता है, सभी सूचना उसी क्रम में हम एक फॉर्मेट बना लेते हैं जिस क्रम में हमको ऑनलाइन भरना होता है। वहाँ पर सबसे पहले नाम मांगेगा तो नाम पहले लिखेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, उसी क्रम में ही जिस तरीके से हमको आवेदन करना है ऑनलाइन, उसी क्रम में हम सूचनाएं भरवा लेते हैं। यहाँ से देख देख करके हम आगे की तरफ उसमें कर देते हैं, तो हमको कहीं देखना नहीं पड़ता है। और उस फॉर्म के साथ में हम निश्चित जो दस्तावेज होते हैं, जो प्रूफ के लिए चाहिए, वो हम उसमें लगवा लेते हैं, और हमारा काम सिग्नेचर, यहाँ सिग्नेचर कर दो, पूरी व्यवस्थित तरीका हमारे पास हो जाता है। उसको फाइल में लगा लेते हैं, फ़ोटो निश्चित स्थान पर फ़ोटो लगवा लेते हैं, तैयार हो गया। अगर आपको कहीं लगता है कि कोई दिक्कत है, तो उसने उससे संबंधित दस्तावेज लगाया है, उसमें से देख लेते हैं, है ना, तो स्पष्ट हो जाता है सही है कि गलत है। तो ये भी, तो फॉर्म आपके बारे में आप समझ गए। इससे क्या होता है, कार्य में शीघ्रता आती है, कार्य में कुशलता आती है। कुशलता इसलिए क्योंकि हम शीघ्रता से फटाफट कर दे रहे हैं, तो लोग कहेंगे ये बहुत बढ़िया है, कितना जल्दी कार्य कुशल है, कितना प्रवीण है, कितना निपुण है, फटाफट काम हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हमने तो उसके लिए फॉर्मेट बनवा रखा है, नहीं तो अब उसका एक एक पेज पलटो यहाँ से वहाँ। हमने उसमें लिख दिया कि हिंदी में लिखें नाम, इंग्लिश में लिखें, दोनों में आप ले लो आप डिटेल उनसे जैसे चाहिए। तो कार्य कुशलता तभी आती है जब आप अपना काम समय से करोगे, कार्य कुशलता तब आएगी। तो कार्य कुशलता लाने के लिए आपको शीघ्रता करनी होगी, और शीघ्रता तभी होगी जब आपके पास में सूचनाएं अच्छी तरीके से संकलित होंगी। सूचनाएं तो हैं लेकिन संकलित नहीं है, क्रम में संकलित नहीं है। तो एक नाम यहाँ से देख रहे हैं, एड्रेस वहाँ से देख रहे हैं, पेज पलट रहे हैं, फिर लेकिन इसमें तो सब एक जगह एक पटल पर सूचना हमको मिल जाती है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं इसी दस्तावेज, इस फॉर्मेट में हम भरवाते हैं, इसको हम कहते हैं फॉर्म। तो फॉर्म के बारे में कुछ हमारे महान विद्वान हैं, उन्होंने अपने अपने वक्तव्य प्रस्तुत किए हैं, तो उनके बारे में हम जानेंगे आज, देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या विचार दिया है, फॉर्म के बारे में क्या क्या कहा है। तो एक महोदय हैं लाइफिंग वेल तथा रॉबिन्सन के अनुसार
ये क्या थे, महानुभाव हैं, दार्शनिक हैं, विद्वान हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने फॉर्म के बारे में अपने विचार वक्तव्य प्रस्तुत किया है। इन्होंने कहा है कि कार्यालय के फॉर्म से तात्पर्य क्या कहा है, देखते हैं, थोड़ा सा लिखेंगे तो आपको और समझ में आएगा, क्योंकि आपको इनको अच्छा सा याद करना होगा, क्योंकि ये कोई मीनिंग नहीं है, ये परिभाषा है उन्होंने दिया है। तो आपको सेम उसी फॉर्मेट में इस प्रकार का कार्य करना है, जिससे कि जो भी एग्जामिनर कॉपी चेक करता है उनको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये उसी फॉर्मेट में है कि नहीं है। उन्होंने लिखा कार्यालय के फॉर्म से तात्पर्य साधारण अथवा मोटे कागज की छपी हुई तख्ती से जिसका उपयोग सूचनाओं के संकलन एवं संप्रेषण में किया जाता है। थोड़ा सा आपको समझो कि क्या कहा है लाइकोमेल एंड रॉबिन्सन ने। इसमें यह स्पष्ट किया गया कि कार्यालय का फॉर्म किसको कहे, जिसमें बताया गया साधारण अथवा मोटे कागज की। साधारण सिंपल भी हो सकता है, कोई मोटा कागज भी हो सकता है। मोटा अभी मैंने उस दिन भी फॉर्म के बारे में बताया था कि फॉर्म का लेआउट कैसे तय करते हैं, तो उसमें हमने बताया था कि कागज का आपको चयन करना होगा। तो साधारण कागज यानी आप चाहते हैं कि बस सूचना इसे मिल जाए, उसके बाद में आपको ऑनलाइन चढ़ाना है, तो आप ज़्यादा कॉस्टली, क्योंकि ज़्यादा मोटा होगा तो ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, हमको ज़्यादा महंगा पड़ेगा। हाँ, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट्स होते हैं जो हमको देना पड़ता है, किसी लाभार्थी को, किसी पार्टिसिपेंट को हम उपलब्ध कराते हैं। तो जो सर्टिफिकेट होते हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं, क्योंकि उसको अपनी ताउम्र संभाल करके रखना है ताकि वो उसके एक साक्ष्य के रूप में हमेशा उपयोग उसका किया जा सके। तो वो हमेशा मोटे होते हैं। तो अगर मोटा होगा तो जो डिग्री आती है, मार्कशीट आती है, देखो मोटे मोटे उसमें छपी रहती है सबको। और साधारण जो सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। कार्यालयों में फॉर्म, बहुत सारी योजनाएं आती हैं, बैंकों में फॉर्म होते हैं, आप पैसा जमा करने जाते हो तब भी हम फॉर्म ही तो भरते हैं, वो चेक है ना, वो सब, वो जो निकासी वाला जमा करने वाला फॉर्म होता है, तो वो हमारा एक प्रकार का फॉर्म ही है, फॉर्मेट में होता है, तो वो तो
सूचनाओं के संकलन, जो इंफॉर्मेशन है उसको इकट्ठा करना। संप्रेषण मतलब उसको भेजने के लिए, है ना, जिसका उपयोग मतलब जो सूचनाएं हैं, ये फॉर्म का उपयोग क्या करते हैं, फॉर्म का उपयोग है सूचनाओं को इकट्ठा करना, और इकट्ठा करने के पश्चात में जो इंफॉर्मेशन हम लोग की भेज देंगे, तो इंफॉर्मेशन उसी, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन जो हम संकलित कर लेंगे तो उसी फॉर्म को आप भेज दोगे, तो वो आपकी इंफॉर्मेशन मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी, मानी जाएगी, क्योंकि फॉर्मेट तो उस लाभार्थी, उस कैंडिडेट ने ही भर करके आपको उपलब्ध कराया है, हस्ताक्षर है, फोटो है, सब कुछ उस पर है। तो फॉर्म का उपयोग उन्होंने बताया कि सूचनाएं इकट्ठा करने में और संप्रेषण करने में उसका उपयोग किया जाता है। संप्रेषण आप समझो पहले, अभी थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना। संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन। क्या होता है? कम्युनिकेशन। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, आपको पहला चैप्टर ही आया होगा कम्युनिकेशन, है ना, उसको हम कहते हैं संप्रेषण, शायद याद आ रहा होगा। हाँ, तो संप्रेषण क्या है? एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, है ना। वो कोई भी माध्यम हमारा हो सकता है। अब यहाँ पर माध्यम क्या है? माध्यम हमारा फॉर्म है, तो फॉर्म के माध्यम से अपनी सूचना दूसरे को भेजते हैं, है ना। अभी आप लोगों ने शायद कभी ऑफलाइन कोई फॉर्म भरा है नौकरियों के लिए? ऑनलाइन आवेदन आते तो ऑनलाइन भरते हैं, है ना। पहले ऑफलाइन भरते थे, फॉर्म मार्केट में मिलते थे छपे हुए, आपने भरा होगा। तो वो तो छपे हुए फॉर्म आते हैं ऑफलाइन भरने के लिए। अब आप उनको भेजते हो तो होता तो फॉर्म ही है, अब तो अपनी जानकारी भेज रहे उसी पे, तो सूचनाएं संकलित करते हैं और फिर संप्रेषण करते हैं। तो समझ में आया संप्रेषण, कि हम उस फॉर्म को हम भर करके अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे तक पहुंचाते हैं, अर्थात संप्रेषण भी इससे हम करते हैं। हाँ, संप्रेषण मतलब अपने विचार जो आपने चाहा भर दिया, वही फॉर्म के माध्यम से भेज दिया, ठीक है। अब विचार में क्या, उन्होंने विचार तो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वो विचार आपसे रिलेटेड थे। विचार मतलब जानकारी होती है ना, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी, इंफॉर्मेशन। वही आप, अब वो नौकरी के लिए आवेदन था, उसके लिए उन्होंने आपके बारे में कोई डिटेल मांगी थी, तो इन्फॉर्मेशन होगी हमारी, तो उन्होंने भेज दिया। तो अपनी जानकारी हमने कैसे शेयर की? फॉर्म के माध्यम से। तो फॉर्म एक माध्यम है संप्रेषण का। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें डेनियर के शब्दों में, ये आप समझ गए सभी कि अभी कोई कंफ्यूजन है, आपको समझ में नहीं आया? ये लैफिंग और रॉबिन्सन के अनुसार समझ गए कि कार्यालय के फॉर्म से तात्पर्य, याद करो, यही का यही याद करो, कार्यालय दो है, हाँ, तथा है ना, ये दो है। तो लैफिंग ने कहा और रॉबिन्सन ने कि कार्यालय के फॉर्म से तात्पर्य साधारण तथा मोटे कागज पर छपी हुई दफ्ती से है ना, जिसका उपयोग सूचनाओं के संकलन एवं संप्रेषण में किया जाता है। बस इतने तो है। सबसे पहले कार्यालय फॉर्म से तात्पर्य ये तो है ही है, जहाँ से साधारण अथवा मोटे कागज पर छपी हुई तख्ती से है, जिसका उपयोग सूचनाओं के संकलन और संप्रेषण में किया जाता है। यही तो मैं समझा कम्युनिकेशन, इसी के बारे में तो बताया नहीं सर, मैं सही मतलब इसका कोई दूसरा नाम नहीं, भेजना। अच्छा सर, इस तरह सूचनाओं को इकट्ठा करना और उसको भेजने में किया जाता है। अब वो लिखेगा, विद्वान है वो, तो अपने शब्दों का इस्तेमाल तो करेगा कि नहीं, है ना। क्यों जी, नहीं करेगा? पढ़ा लिखा आदमी होगा तो अच्छा बोलेगा। अब आप जब अच्छी तरीके से पढ़ जाते हो तो अच्छे से विचार करते हो कि वही उल्टी सीधी बात है। ऐसा शब्द, वही जनरल यूज वाले शब्द अगर आप बोलोगे तो कहेंगे तो वैसे बोल रहा है, लेकिन पढ़ने तो अमेरिका गया था, अमेरिका वाली तो कोई बात ही नहीं। तो आप जब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर, आप यहाँ ये चीज़ इकट्ठा कर लो, नहीं ये इसको संकलित कर लो,
इसको आप कलेक्ट कर लें। तो आप लोग भी ऐसे, ये शब्द क्या होते हैं, कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं। संप्रेषण ये कार्यालयीय शब्द आते हैं, इसको कार्यालयीय भाषा बोलते हैं, कार्यालयीय शब्दावली बोलते हैं। संकलन इकट्ठा करना, कागज यहाँ पढ़ेंगे तो इनको सबको संकलित करो, तो संकलित करना है ना, एकत्रित करना। तो संप्रेषण का मतलब होता है भेजना, है ना। तो भेजते क्यों है, ये शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, विचार, अपने विचार। आपने पहला चैप्टर पढ़ा नहीं अभी क्या किसी ने? पहला चैप्टर तो ऐसे आपने पढ़ा होगा कि धुआं हो गया होगा, सर के ऊपर से निकल गया होगा। उनको पहला चैप्टर था तो पहली बार आपने ऑनलाइन क्लास अटेंड की, कोई बात नहीं, हम पढ़ा देंगे। किस तरीके से अपनी सोच लिखते थे, सिंबल बनाते थे। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं वो बी डांस वाला जो आता है, बी डांस, वो थोड़ा सा मतलब देख लीजिए। इसमें आपको क्या करना है कि उसको थोड़ा सा समझना है, चैप्टर को, उसका हिंदी भावार्थ क्या है, फिर उसके शब्दों को इंग्लिश में फिर अपने शब्दों में से लिख लो। ज़्यादा कठिन नहीं, बहुत आसान है। और तुम पढ़ोगे तो मुझे लगता है ज़्यादा नंबर लाओगे। जिस चीज़ से आप डरोगे नहीं, जिस चीज़ से आप डरोगे वो आपको और डराएगा। डट जाओ कि आज तो हम कम्युनिकेशन का बेड़ा पार ही कर देंगे, कि आराम से आपको वो चीज़ समझ में आएगी। उसको हिंदी में समझना है, फिर उसके बाद आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जिस चीज़ को आप डर बनाओगे नहीं है तो बहुत डराती है, हुआ है तो आपको और डर है। आप उसको बैठो लेकर के, जिस चीज़ से हम जितनी दूरियां बनाते हैं वो चीज़ हमको उतना ही परेशान करती है, वो आगे जा कर के हमें फिर वो सीखनी पड़ती है। तो आप अभी इंग्लिश से डरो नहीं, इंग्लिश को लेकर के बैठो। और ऐसा क्या करते हैं, जब बुक लिया फिर एक ही दिन में सारे चैप्टर पढ़ लेते हैं। एक चैप्टर पढ़ो, आप ध्येय बनाओ कि आज हम सिर्फ कम्युनिकेशन का चैप्टर पढ़ेंगे, फिर पढ़ना स्टार्ट करो, पैराग्राफ पढ़ो, उसका हिंदी भावार्थ फिर क्या है, फिर उसके क्वेश्चन पूरा समझो आप उसे, है ना। फिर देखो आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। एक आज पढ़ा, फिर कल दूसरा, फिर तीसरा। CB रमन वाला भी चैप्टर होगा आपके साथ। तो ऐसा नहीं है कि कुछ कठिन कुछ नहीं होता, कठिन हम उसको बना देते हैं, है ना। आज पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, पढ़ा अब तक नहीं, तो फिर वो ढेर बन जाता है हमारे लिए, फिर वो टिपिकल हो जाता है। तो आपको ढेर नहीं बनने देना है। आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट सबसे अच्छा जो समय होता है वो स्टूडेंट का ही कटता है, और यही पीरियड जो होता है वो सबसे ज़्यादा मेमोरेबल, यादगार समय रहेगा जब आगे जब आप, क्योंकि अभी तो कोई मेहनत नहीं है, पढ़ाई में कोई मेहनत ही नहीं लगती है। बस एक स्थान पे बैठ जाओ और टुकुर 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 पढ़ते चले जाओ, समझते रहो उसको। जो आगे जा करके तो बहुत प्राइवेट जॉब में पता चलता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिर आपको लगेगा काश अभी पापा एक बार कह दे क्लास और पढ़ लें, इस बार तो बहुत मेहनत करेंगे सर। तो वही तो हम कह रहे हैं कि आप लोग ऐसा अपने आप को मेंटेन करो, क्योंकि नॉलेज के मामले में कोई आपका साथ नहीं है। बीटेक आप नहीं कर सकते, इसके बाद में डायरेक्ट हम जॉब करेंगे, सरकारी जॉब करेंगे। बीटेक के बाद में क्या करोगे, बीटेक के बाद में फिर प्राइवेट नौकरी देखोगे। करना क्या है, नौकरी इसमें ही आपको इतनी मेहनत करनी है कि इसके पश्चात में सब ओके। सर स्टेटो के अलावा दूसरी नौकरी इसमें, हाँ क्यों नहीं मिल सकती, क्लर्क की नौकरी मिल सकती है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की मिल सकती है, असिस्टेंट की नौकरी मिल सकती है। आप इसमें जूनियर अकाउंटेंट भी बन सकते हो, क्यों नहीं हो सकती, आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। आप इसमें काउंसलर तक की आपको नौकरी मिल सकती है, जब बन सकते हो। आपके अंदर एबिलिटी तो हो, कोई कोर्स आपको नौकरी नहीं देगा, आपकी योग्यता आपको नौकरी मिल सकती है। तो आप सिर्फ योग्य बनने के लिए प्रयास करो। आप योग्य बनोगे ना, नौकरी तो बहुत सारी है। लोग ढूंढते हैं अच्छे अच्छे लोगों को कि हमको कहीं से कोई अच्छा आदमी मिल जाए जो कुशल हो, दक्ष हो, जो अपनी प्रतिभा के अनुसार काम करता हो। लोग आजकल क्या करते हैं, बैठे उनको अगर बताओगे तो वो काम कर पाएंगे, नहीं बताओगे तो कर ही नहीं पाते, बताने के बावजूद भी 50 गलती करते हैं।
प्रतिभावान वर्साटाइल व्यक्ति की ज़रूरत है, दुभाषिया बाइलिंगुअल चाहिए, जो हिंदी भी हो इंग्लिश भी हो, जिसकी हिंदी टाइपिंग भी आती है इंग्लिश टाइपिंग भी आती है। यहाँ पर आपको 2-2 शॉर्टहैंड क्यों सिखाई जाती है? इसीलिए सिखाई जाती है क्योंकि आप जहाँ जिस ऑफिस में आप जाकर के बैठे वहाँ पर काम करें, हिंदी का अगर कोई अधिकारी आ गया तो हिंदी बोल रहा है तो हिंदी में लिख लिया, इंग्लिश बोल रहा है तो इंग्लिश में लिख लिया। ITI में कोर्स चलता है, हिंदी का अलग कोर्स है और इंग्लिश का अलग कोर्स है, डिप्लोमे अलग अलग है। और ये जो मैं आपको जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ सेक्रेटरी प्रैक्टिस, इसके नाम से तीसरा कोर्स है ITI में 3, और उन तीनों को मिला करके आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। वहाँ पर अकाउंट, उसमें अकाउंट भी नहीं सिखाया जाता, कंप्यूटर भी नहीं होता वहाँ पर, और इसमें आपको सारी चीज़ें एक प्लेस पर मिल रही है। लेकिन बस ये है कि मिल रही है, आप इसकी गुणवत्ता को समझ नहीं रहे कि गुणवत्ता को अगर आप समझोगे ना, इसके जो 4 सेमेस्टर हैं, आप समझो कि आप 4 कोर्स कर रहे हो 6-6 महीने में, 4 कोर्स हैं ये। तो आपको हर सेमेस्टर में अपनी जो प्रैक्टिकल की जो पावर है उसको बढ़ाना है। कंपनी में तो जाओगे तो वहाँ आना चाहिए, है ना, वहाँ पर आने वाले को, नहीं तो आना नहीं तो फिर ये करने से क्या मतलब है? तो आप हम देखते हैं आपसे जी चुराते रहते हैं, भागने का प्रयास करते हैं, जल्दी से भागो उस कमरे में चले जाए, हॉस्टल में चले जाए, कि यहाँ घूमने चले जाए। यहाँ पर सिर्फ आपका एक ही ध्येय होना चाहिए, किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्या आप इसके पहले परवीन को जानते थे? क्या परवीन आशीष को जानता था? कोई नहीं। लेकिन आप इस समय इतने मिलनसार हो गए हो कि कोई किसी बिना रह ही नहीं सकता है। जब तक व्हाट्सएप में मैसेज नहीं करेंगे गुड मॉर्निंग तब तक खाना नहीं पसंद। मतलब आए थे हरभजन को होटल लगे कपास, करने कुछ आए थे और करने कुछ और लग जाते हो आप लोग, गलत है। जो आपका मुख्य उद्देश्य है पढ़ना, आपका मुख्य उद्देश्य है आज का कि कार्यालय फॉर्म के बारे में समझना, तो आप उससे रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन आपको आनी चाहिए कि हम कैसे निर्धारित करते हैं फॉर्म को, कैसे निर्धारित करते हैं उसके लेआउट को, कौन कौन सी सूचनाओं का हम उसमें संकलन करते हैं, किस तरीके से हम फॉर्म को बनाते हैं, सभी कुछ आपको उसमें पता होना चाहिए। आपका ध्येय कुछ और था, कल आप कुछ और रहे हो, मेहनत तो हर चीज़ में है, वो आप करना नहीं चाहते। तो बिना मेहनत के कोई भी काम नहीं होता है, ठीक है। मेहनत तो करनी पड़ती है, और मेहनत कौन करता है? जो जागरूक होता है। यदि आप जागरूक हो, संस्कारी तो सभी हैं, लेकिन आप के मस्तिष्क में ये है कि माँ बाप ने हमको यहाँ पर भेजा है, तो हमारा बस एक ही उद्देश्य है कि उनके लिए हर तरीके के कार्य करना, हर संभव प्रयास करना, ताकि कल को वो ये न कह पाए कि आकाश आपको भेजा था और आपने कुछ किया नहीं। उसके लिए हम दोस्त नहीं बनाएंगे, उसके लिए हम खेलना त्याग देंगे, उसके लिए हो सकता है ज़्यादा संभव होगा तो हम सोना भी त्याग देंगे, अगर मुझे और मेहनत की ज़रूरत पड़ी तो। अगर कोई भी चीज़ हमारे रास्ते में आएगी तो हम सबको उखाड़ के फेंक देंगे। तब आप देखिए क्या आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि करने के लिए तो सबसे पहले समय चाहिए ना, तो समय हमको बस निकालना है। आप लोग जब तक समय नहीं निकालोगे और किसी सब्जेक्ट को समय नहीं दोगे तो कैसे समझ में आएंगे? समय ही वह सब कहते हैं समय बहुत मूल्यवान चीज़ है, तो उसको ज़्यादा उसको अमूल्य क्यों कहा गया है समय को? इसीलिए कहते हैं कि जो चला गया है, जो बीत जाता है, कभी वापस नहीं आता है, समय वापस नहीं आएगा। और आप हम लोग बड़े नहीं हो रहे हैं, हम लोग बूढ़े हो रहे हैं। आज का समय वापस नहीं आएगा, ये समय वापस नहीं आना है। जो क्षण अभी हम कह करके चले गए, कह दिया, वो अब वापस नहीं आना है, गया। समझो कि वो हमारी लाइफ का एक कितना अमूल्य समय था और वो बीत गया है। तो आपको उसे समझना है और उस समय को बचाते हुए जिस कार्य को करना है उसे फटाफट कर लो आप, क्योंकि ये अगर 1 साल 1 क्षण अब तक के 3 महीने आपके बीत गए, 2.5 महीने बीत गए, आपके वो नहीं आएंगे। क्योंकि अगर वो आज वापस आ जाए तो आप उसे तुरंत पकड़ लोगे, क्योंकि आपको अब आभास हो रहा होगा कि अगर पहले दिन से पढ़ाई स्टार्ट करते तो आज इतना लोड हमारे पर नहीं पड़ता, तो आप उसे पकड़ने के लिए तो आप आतुर हो, लेकिन बस उसकी विशेषता है कि वो आएगा नहीं, तो चला जाता है, समय वापस नहीं आता है। फिर भी कोई बात नहीं, आज अगर आप समझ जाते हो, आज आप पढ़ने लग जाते हो, आप दृढ़ निश्चय करते हो, लेकिन आप लोगों का निश्चय करते हो, लेकिन वो दृढ़ निश्चय नहीं होता। दृढ़ संकल्प आप नहीं करते हो, तब तक आप दृढ़ संकल्पित नहीं होंगे किसी काम के। हर समय आप अपने पिता के बारे में, अपनी माता के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में सोचो,
कि अगर हम यहाँ से कुछ करके नहीं जाएंगे तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। यहाँ पर हम कुछ करने आए हैं, मतलब उनकी उम्मीदें हैं हमसे, और अगर उन उम्मीदों पर आप खरा नहीं उतरोगे तो क्या होगा। तो आपको लगेगा बस हमारे पास एक ही विकल्प है कि अच्छी तरीके से पढ़ना, अच्छी तरीके से मेहनत करना, जिससे कि किसी को शिकायत का कोई मौका ना मिले, किसी को कुछ भी कहने का कोई मौका ना मिले, और हम वो सभी समस्त कार्य समय से पूरे कर पाएँ जिसके लिए हम यहाँ पर आए थे, जो हम करने के लिए आए थे। ये दोस्त यार ये कुछ नहीं किसी के हैं, ये बस दिखावा है, ये क्षणिक है। अभी जब यहाँ से 2 साल बाद आओगे सब लोग अपने नंबर बदल लेंगे, कोई किसी से कोई संपर्क नहीं। और बात को दोस्तों कैसा है तो शख्सियत को काम नहीं देते, आप दूसरे के उसमें रहोगे, आपको तो भटका दिया, पता चला वो पढ़ रहा है, कोई किसी का कुछ नहीं। दूसरा भाई गवर्नमेंट जॉब हम उसी के साथ करते थे, हमारी महिला में तो आपको अपने समय को मूल्यवान बनाना है, उसकी वैल्यू को समझना है, जिससे कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो सके। फिर आप जितने फ्रेंड से करनी ही कर कीजिए। तो आज हमको पढ़ाना क्या था, आपको तो रास्ते से भटका देते हो। सेकंड है डेनियर के शब्दों में। डेनियर ने इसके बारे में क्या कहा है? डेनियर ने क्या कहा है इसके बारे में, उन्होंने भी समझाने का प्रयास किया है कि कार्यालय फॉर्म की आवश्यकता क्यों है और क्या काम है इसका, यह भी स्पष्ट किया है। उन्होंने बताया कि कार्यालय के फॉर्म से अभिप्राय एक ऐसे छपे हुए कागज अथवा कार्ड से है जिस पर हाथ या टाइप मशीन से विशिष्ट शीर्षकों में प्रविष्टियाँ की जाती हैं। आंकड़ों के संप्रेषण का यह एक व्यवस्थित माध्यम है। आंकड़ों के संप्रेषण का एक व्यवस्थित माध्यम है। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझें। ये थोड़ा सा टिपिकल, थोड़ा सा बड़ा ज़्यादा है ना, तो थोड़ा सा आपको हम इसको समझाते हैं।
मशीन आ गई है, तो उन्होंने कहा कि आप हाथ से भी फॉर्मेट बना देंगे, ठीक है, या फिर आप टाइपिंग मशीन आती है मार्केट में, कचहरी में आपने देखी होगी, कॉलेज में रखी बहुत सारी है, लेकिन अब वो चलती नहीं है क्योंकि उनका भी चेंज हो गया है ना, अब तो कंप्यूटरों ने उसका स्थान ले लिया है। वो बेचारे बाहर से आकर के छोटी सी जगह में बैठे हुए हैं, उनके पास वक्त की अपनी शॉप नहीं है, तो अपनी मशीन लाई, ना ही उसमें बिजली की जरूरत है, ना ही कुछ, ना बैठे टाइप किया। नहीं, अब नहीं है वो लोग गलती बहुत कम करते हैं, रोज वही काम कर रहे हैं, रोज वही काम। तो उन्होंने बताया कि आपको हाथ से बना दो, हाथ से या टाइप मशीन से विशिष्ट शीर्षकों में, विशिष्ट शीर्षक का मतलब ये है तो ऐसे आपने लिखा नाम, अब ये विशेष हो गया शीर्षक, ये शीर्षक विशेष, नाम मतलब नाम, हाँ, जन्म तिथि मतलब वहाँ जन्म तिथि लिखी जाएगी, वहाँ एड्रेस नहीं लिखा जाएगा, इसलिए यहाँ पर उन्होंने कहा कि विशेष शीर्षकों में प्रविष्टियाँ की जाती है, प्रविष्टि मतलब अंकन किया जाता है, लिखा जाता है, विशेष प्रविष्टियाँ की जाती है। आंकड़ों के संप्रेषण का यह एक व्यवस्थित माध्यम है, व्यवस्थित माध्यम की हमने व्यवस्था बना रखी है कि पहले नाम पता होना चाहिए, फिर उसके पापा का नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ, उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये एक व्यवस्थित क्रम है, किसी एक क्रम में यह होना चाहिए, तब आप इसको कह सकते हैं कि यह एक फॉर्म है ना। तो यह संप्रेषण का एक व्यवस्थित, संप्रेषण करवाए भेजने का एक व्यवस्थित माध्यम इसको माना जाता है। क्या हमने बताया कि कार्यालय फॉर्म से अभिप्राय ऐसे छपे हुए कार्ड से है जिस पर हाथ से या टाइप मशीन से विशिष्ट शीर्षकों में प्रविष्टियाँ की जाती हैं। आंकड़ों के संप्रेषण का यह एक व्यवस्थित माध्यम है। ये किसने कहा? ये कहा है डेनियल महोदय ने। तो आपको ये सभी को समझ में आ गया, इसमें कोई ऐसा शब्द तो नहीं है जो अभी दिक्कत कर रहा हो, समझ में ना आ रहा हो, तो भैया पूछो। सर आप लोग मतलब इसमें इसी के साथ में क्या किसान है आप लोगों को सर? हाँ, आंकड़े क्या होते हैं? आंकड़े का मतलब जो डेटा है आपका, है ना, वही आपका आंकड़ा होता है। आंकड़े का बहुत अलग भी होता है। नहीं, अनुमान वो अलग है ना, वो आंकड़े आपके अकाउंट के हो गए। ये आंकड़ों के संप्रेषण मतलब जो भी आपने फिल्म किया वो एक प्रकार के आंकड़े ही होते हैं, है ना, वो आपके आंकड़े होते हैं। तो वो आंकड़ों के संप्रेषण मतलब रिकॉर्ड, इंफॉर्मेशन, है ना, को भेजने का एक व्यवस्थित क्रम है। जो भी हम इंफॉर्मेशन उनको दे रहे हैं वो एक प्रकार के आंकड़े हो गए। मतलब बात को थोड़ा सा उन्होंने घुमा करके प्रस्तुत किया है, इसलिए जिनका नाम था डेनियल, है ना, बहुत देर थे। डेनियल ने क्या बताया कि कार्यालय फॉर्म से अभिप्राय एक ऐसे छपे हुए कार्ड से है जिस पर हाथ या टाइप मशीन से विशिष्ट प्रविष्टियाँ, विशिष्ट शीर्षकों में प्रविष्टियाँ की जाती हैं और जिनका आंकड़ों के संप्रेषण का एक व्यवस्थित माध्यम है। तो इसको जब 2-3 बार आप पढ़ेंगे और इसको थोड़ा सा शांत मन से सोचेंगे तो आपको ये, मुझे लगता है कि अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आपको ये समझ में आया होगा। आप थोड़ा सा जल्दी से देखते हैं ताकि आपको इसकी विशेषताएं जो हैं वो आपको हम कवर करा दें। अब इसकी विशेषता हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं फॉर्म की? पहला है संप्रेषण।
संप्रेषण की बात अभी आ रही थी, बार बार आप लोगों को ऐसा लग रहा था कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो संप्रेषण ही इसकी प्रमुख विशेषता है, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन क्यों लेते हैं, इंफॉर्मेशन के माध्यम से हम कुछ अधिकारियों को सूचित करते हैं, उनको हम सूचना देते हैं। तो ये एक व्यवस्थित माध्यम है। अभी देखो डेनियल ने बताया सूचनाओं को भेजने का व्यवस्थित माध्यम है। तो भेजना जहाँ पर आ जाता है ना संप्रेषण, संप्रेषण का मतलब होता है भेजना। तो फॉर्म एक जैसे जितनी वहाँ से डिटेल मांगी गई उसका एक फॉर्म टाइप का क्रमबद्ध तरीका हम बना लेते हैं और उसमें हम सूचनाएं लिख देते हैं और उसी फॉर्मेट पर हम उसे भेज देते हैं। तो सूचनाओं को भेजने का ये सबसे अच्छा माध्यम समझा जाता है फॉर्म, क्योंकि इसमें हर प्रकार की जानकारी इसमें व्यवस्थित की जाती है ना, हर प्रकार की जानकारी इसमें लिखी जाती है जिससे संबंधित वहाँ से जानकारी मांगी गई है। तो इसको बहुत ही अच्छा समझा जाता है संप्रेषण के लिए। अभी हमने बताया था जॉब के लिए आपको कहा गया आवेदन करवा, फॉर्म लेकर के आए, उसमें आप देखते हैं सारे कॉलम जरूरी होते हैं जो उस जॉब के लिए आवश्यक है, वो सारे कॉलम उसमें दिए गए होते हैं, है ना। उसे एक दिन अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेशन भेजो तो हो सकता है कोई छूट जाए, लेकिन फॉर्म जो है उसमें सारी सूचनाएं पहले से ही लिखी हुई हैं, आपको उसमें फिलअप करनी है, तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं छूटती है उसमें। जैसे बायोडाटा में रिज्यूम बोलते हैं इसको, हमें पूरा कलेक्ट किया जाता है, ठीक है जी। तो संप्रेषण का मतलब होता है भेजना। तो फॉर्म का उपयोग हम सूचनाओं के भेजने में, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में हम इसका उपयोग करते हैं। संप्रेषण का मतलब समझ में आया। नेक्स्ट है इसका प्रयोग, इसका यूज कैसे होता है। तो कार्यालय में फॉर्म का प्रयोग बारंबार किया जाता है, रोज किया जाता है, हर क्षण होता है। जैसे कोई योजना चलती है, वह फॉर्म तैयार है, भीड़ लग जाती है, उसको दे देते हैं, इंफॉर्मेशन भरता है और काम हो जाता है। बैंक में आप जाते हो, हर क्षण जो व्यक्ति आता है वो कोई ना कोई उसके हाथ में आपको कोई फॉर्म मिलेगा ही। हाँ, या तो जमा करने वाला या तो निकासी वाला, अगर दोनों नहीं है तो खाते खुलवाने वाला, उसके हाथ में कुछ ना कुछ फॉर्म आपको मिलना ही मिलना है ना। तो अब वो भी तो एक प्रकार का कार्यालय है, बैंक भी कार्यालय है। तो हमने बताया कि कार्यालय में प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक दिन फॉर्म का प्रयोग करता है ना। मतलब आप कह सकते हो कि कार्यालय में फॉर्म का अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है। अगर फॉर्म नहीं होते हैं तो आप सूचनाएं मांगते रहो, वो 2 बताएगा, 3 हम लिखते समय भूल जाएंगे, है। लेकिन वो जब लिख करके उस फॉर्मेट हमारे पास सेट है, इसका मतलब है वो सारी सूचनाएं उसने उसको भरी हुई है ना। तो कार्यालय के कार्य संचालन के लिए एक आधारभूत उपकरण है। आधारभूत उपकरण कैसे हैं, क्योंकि उपकरण से क्या करते हैं, कोई कार्य हम आसानी से करते हैं। तो वैसे ही कार्यालय में अब तो कोई मशीन फावड़ा तो चलता नहीं है ना। वहाँ पर तो हम अपने लिखा पढ़ी के काम करते हैं, तो वहाँ पर ये एक उपकरण के रूप में हमारे लिए कारगर सिद्ध होते हैं फॉर्म, क्योंकि इनमें सभी इंफॉर्मेशन भरी रहती है। कार्यालय में अनेक क्रियाएं फॉर्मों के बिना सुचारू रूप से चलाना संभव नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसीलिए फॉर्म हमारे लिए, हमारे कार्यालय के लिए बहुत ही उपयोगी है, ठीक। नेक्स्ट है इसकी विशेषता, मानांकित सूचना। फॉर्मों के द्वारा नियोजित रूप से सूचनाएं एकत्र की जाती हैं। नियोजित मतलब प्लानिंग के साथ में सूचनाएं एकत्र की। प्लानिंग कैसे, क्योंकि फॉर्म तो हम बना रहे हैं ना, तो हम चाहते हैं कि हमें सूचना किस तरीके से चाहिए, तो उसी व्यवस्था के साथ में हम फॉर्मेट बनाते हैं और उस पर हम सूचनाएं मांगते हैं। इसीलिए इसको हम कहते हैं नियोजित ढंग से, है ना। नियोजन, हमने नियोजन बताया था, नियोजन मतलब होता है प्लानिंग, है ना। तो प्लानिंग के साथ में सूचनाएं एकत्र की जाती हैं। इस तरह कार्यालय में विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को एकत्रित, क्रमबद्ध एवं संप्रेषित करना सुविधाजनक रहता है। ये सूचनाएं स्वतः ही फॉर्म के प्रयोग से नियमित एवं व्यवस्थित रूप में प्राप्त हो जाती हैं।
ठीक है। जब आप एक फॉर्मेट का निर्धारण आप कर देते हैं तो जैसे ही आप सूचनाओं का एक रूप तैयार करते हैं, किसी को आप देते हैं, वो भर करके देता है, तो आप समझो कि सूचनाएं एकत्र हो गई और जो सूचनाएं कलेक्ट हुई हैं वो कैसी होंगी, आप व्यवस्थित क्रम में होंगी, क्योंकि उसका जो व्यवस्था का क्रम था वो हमने पहले से ही बनाया था उसी क्रम में, कि कहीं ऐसा आएगा कि वो हमने उसका लाभार्थी का नाम पूछा है तो वहाँ पर एड्रेस लिख देगा, एड्रेस नहीं लिखेगा ना, क्योंकि हमने पूरी प्लानिंग के साथ में ही उसको तैयार किया था, पूरे नियोजित ढंग से हमने उसको बनाया था कि किस रूप में ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए आगे उपयोगी होने वाली है। तो ये एकत्र व्यवस्थित तरीके से अपने आप ही, जैसे हम फॉर्म अप्लाई करते हैं, लागू करते हैं, सूचनाएं अपने आप ही व्यवस्थित क्रम में इकट्ठी हो जाती हैं। छपी हुई सूचनाएं एवं रिक्त स्थान फार्मों में सामान्य सूचनाएं पहले से ही छपी रहती हैं, विशिष्ट जानकारी खुले स्थान में भर दी जाती है। छपी हुई सूचना में रिक्त स्थान, ये समझ में आया आपको? क्या समझ में आया? ये सब नाम होता है, छपा रहता है, इसके आगे नाम ही लिखना होता है, पता है, इसके आगे पता लिखना होता है। अच्छा, और आप उसमें नाम के आगे रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है, जो रिक्त स्थान होता है उनको उसी के अकॉर्डिंग पूरा किया जाता है, जो उसमें सूचनाएं बन जाती है। देखो मैं बताता हूँ, इसमें हमने आपको बताया, इसमें लिखा हुआ है कि जो कुछ सूचनाएं इसमें पहले से ही छपी रहती हैं और रिक्त स्थान भी इसमें खाली रहता है ना, जैसे हमारी बात में थोड़ा सा, तो जो कुछ सूचनाएं सामान्य सूचनाएं होती हैं उसमें लोग कंफ्यूज ना हो, हम पहले से लिख देते हैं और कुछ के लिए खाली स्थान छोड़ देते हैं, ये इसका कहने का मतलब है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा, कैटेगरी आता है जाति, है ना, जाति के आगे हमने यहाँ पर लिख दिया सामान्य, ये बॉक्स बना दिया, ठीक। दूसरा हमने लिख दिया अनुसूचित जाति, समझते रहे ना, बॉक्स बना दिया। फिर हमने लिख दिया अन्य पिछड़ा, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए हमने ये बना दिया, है ना। फिर एसटी के लिए कर दिया, माइनॉरिटी के लिए कर दिया, इस प्रकार से। अब इसमें क्या है कि कुछ सूचनाएं तो हमने पहले से ही भर दी है, इसमें सूचनाएं पहले से ही छपी है, अब आपका जो भी हो आपको लिखना नहीं है, टिक करना है। लेकिन कुछ सूचनाएं ऐसी होती जिनके लिए रिक्त स्थान होता है, या रिक्त स्थान तो नहीं है, मतलब जैसे अभी हम आपको जो बता रहे थे, नाम हमने लिखा, लाभार्थी का नाम, यहाँ तो नहीं लिखा हुआ है, यहाँ तो आपको क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको विकल्प दिया गया है ना, कि वो जाति में कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, है ना। कि क्या लोगों को देखो, बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो गांव से होते हैं, वहाँ पर उनको नहीं पता चल पाता है, जो कौन से वहाँ पर तो सभी एक जैसे ही होते हैं सब, है ना। शहर में आते हैं तो उनको थोड़ा सा इस प्रकार से रहता है, सामान्य, अनुसूचित और ये वो, वहाँ पर जाति चलती है वो अलग अलग वाली, जो उनकी खुद की होती कहते हैं, ये है उनका वर्ग का विभाजन। तो जो थोड़ा सा कम पढ़े लिखे होते हैं ना, उनको इस प्रकार की जानकारी नहीं हो पाती है, तो वो बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो आप वहाँ पर कुछ अलग ना भर दें, तो इसलिए यहाँ पर ऐसा दिया हुआ जो है उस पर टिक कर दिया, ये है यहाँ टिक कर दिया, इंफॉर्मेशन आपकी पूरी हो गई, लिखना ही नहीं पड़ता है। पता चला लिखवा रहे हैं, कोई गलत लिख रहा है, हिंदी मिस्टेक कर रहा है, अब टिक तो लगा ही लोगे, है ना, टिक तो लग ही जाएगा। तो ये इसका कहने का मतलब ये है कि छपी हुई सूचनाएं और रिक्त स्थान होते हैं, सूचनाएं छपी रहती हैं और रिक्त स्थान वाली भी सूचनाएं इसमें आपको फॉर्म में मिलती है। हाँ, सूचनाएं देखो छप गई है ना इसमें, अब आपको
आप कुछ भी लिख सकते थे, है ना। कोई राजपूत लिख देता, कोई टेकी लिख देता, कोई का बढ़ई लिख देता, तो पता ही नहीं चलता। हम पूछ रहे थे कि उनका वर्ग का विभाजन, वो जाति लिख दी, जाति लिख दी, है ना। तो इस हिसाब से मतलब जो हम चाहते हैं कि इस प्रकार की सूचनाएं दें, उसके हिसाब से अपने फॉर्म को, इसीलिए इसमें सबसे पहले कहा गया है कि नियोजित ढंग से, मतलब प्लानिंग के साथ में, नियोजन मतलब प्लानिंग, ठीक है। तो प्लानिंग के साथ में इसमें इंफॉर्मेशन फिलअप की जाती है। तो पहले इसकी विशेषता क्या थी कि इसका प्रयोग संप्रेषण में किया जाता है। दूसरा, इसका प्रयोग कार्यालय के प्रत्येक कार्य को सरलता से संपादित करने में किया जाता है, सरलता से उपयोग में लाने के लिए किया जाता है। फिर इसमें जो सभी सूचनाएं होती हैं वो मानांकित ढंग से अंकित होती हैं इसमें। और लास्ट तक इसमें छपी हुई सूचनाएं भी होती हैं और रिक्त स्थान भी होते हैं। ये हमारे फार्म की विशेषताएं होती हैं, ठीक है जी। तो आशा करते हैं कि आज का ये जो टॉपिक था कार्यालय का फॉर्म विशेषताएं, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से एक दो बार पढ़िएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा संक्षेप में, इसका मीनिंग क्या है, इसकी परिभाषा, इसकी विशेषताएं, फिर आपको ये सब समझ में आ जाएगा। और वो टॉपिक भी आपको अच्छे तरीके से कवर करना है। इसमें हमने आपको बताया था कि कार्यालय के फॉर्म का लेआउट, कार्यालय फॉर्म का विन्यास का निर्धारण करते समय कौन कौन सी बातें हम ध्यान में रखते हैं। अच्छा, पेज नंबर 279। पेज नंबर 279।